नमस्कार दोस्तों, रेडियंट आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको मैं आज अपनी पहली ऑनलाइन क्लासेस में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में आने वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। कृपया आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। देखो, हम देखते हैं कि आज मैं जो क्वेश्चन बताना चाहता हूँ आपको, वो प्रीवियस ईयर ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, जिसके ट्रेड थ्योरी इलेक्ट्रीशियन से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परिपथ में फिल्टर का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शंस हैं लहराने से रोकने, वोल्टेज की अस्थिरता को रोकने, स्थिर वोल्टेज की सुनिश्चितता, कूलिंग की सुनिश्चितता। तो आप जानते हो कि फिल्टर मीन्स होता है छानना। तो ट्रेड थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि हम छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं मेजरमेंट में, डायोड रेक्टिफायर क्या होता है। डायोड रेक्टिफायर क्या करता है? यह सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसके द्वारा एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदला जाता है। पर आपने देखा होगा कि हम एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में इसके द्वारा चेंज तो कर लेते हैं, पर हमें प्योर डीसी ना मिलते हुए पल्सेटिंग डीसी मिलता है। तो इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में चेंज करने के लिए जिस डिवाइस या जिस सर्किट का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं फिल्टर, जिसमें टाइप ऑफ फिल्टर होते हैं। जैसे कि सबसे जो पहला फिल्टर है एल फिल्टर। एल फिल्टर जिसमें तुमने देखा होगा कि एक डायोड रेक्टिफायर रहता है, जो कि डीसी आउटपुट जो निकलता है डायोड रेक्टिफायर का, उसके साथ श्रेणी में आरएल लोड के साथ एल फिल्टर का यूज किया जाता है। एल फिल्टर का यूज किया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है। ये दूसरा है सी फिल्टर। सी फिल्टर यानी कैपेसिटर फिल्टर। इस फिल्टर का उपयोग सर्किट में आरएल लोड के साथ पैरेलल में किया जाता है। इस प्रकार से आरएल हो गया ये लोड, और यहाँ पे सी फिल्टर लगा दिया। इसी प्रकार एलसी फिल्टर। एलसी फिल्टर में क्या होगा, श्रेणी क्रम में एल रहेगा और पैरेलल में सी रहेगा लोड के साथ। इसी प्रकार एक और फिल्टर होता है सीएलसी फिल्टर, जिसमें क्या होता है, ये जैसे सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो फिल्टर होता है सीएलसी फिल्टर रहता है। इसमें हमेशा हमको जो डीसी सप्लाई मिलेगी वो प्योर डीसी फॉर्म में मिलती है, क्योंकि इनमें से क्या है, इनकी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर और कैपेसिटर की। तो इंडक्टर और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा अपन जानते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है।
जैसे कि हम जानते हैं कि इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस रहता है जिसे बोलते हैं प्रेरकत्व प्रतिघात, एक्सएल बराबर क्या रहता है, एक्सएल बराबर रहता है 2π/FL। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं एक्सएल बराबर, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसे सही करते हैं। अब देखते हैं, देखो एक्सएल बराबर 2π/F, एक मिनट रुकना, एक्सएल बराबर 2π/FL। तो यहाँ पे देखते हो तुम एफ, अगर ये डीसी में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी जीरो होने के कारण एक्सएल प्रेरकत्व प्रतिघात क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाने के कारण अब आप देखते हो कि यहाँ पे क्या कर दिया है इसने, प्रेरकत्व प्रतिघात जीरो हो गया, यानी यहाँ पे जो रिफल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या बना, इंडक्टर हमेशा डीसी करंट को अलाउ करता है फ्लो करने में और एसी करंट को ब्लॉक कर देता है। जब भी हम इंडक्टर का प्रयोग फिल्टर के रूप में करेंगे तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी, ये पेपर में पूछा जाता है कि इंडक्टर फिल्टर के रूप में जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी रहती है वो क्या रहती है, तो ये डीसी करंट को फ्लो प्रभावित होने में क्या मदद करता है और एसी करंट को ब्लॉक कर देता है। तो जैसे ऐसे ही कैपेसिटर की प्रॉपर्टी रहती है, कैपेसिटर में भी क्या जीरो कर दोगे तो इंडक्टिव प्रतिघात क्या रहेगा कैपेसिटर में, इनफाइनाइट हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा इनफाइनाइट, देखो यहाँ पे जानते हैं कि इंडक्टिव कैपेसिटेंस, इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, एक्स सी बराबर 1/2π/FC। अगर एफ जीरो कर दोगे तो किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग देते हैं तो वो क्या बचता है, इनफाइनाइट आता है। यहाँ पे हटा के से इनफाइनाइट आएगा। इनफाइनाइट मतलब एक्स ही कितना हो गया, अनंत हो गया। तो अनंत हो गया कि इसके कारण क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर इसकी, इससे क्या प्रॉपर्टी बनेगी इसकी कैपेसिटर की, कैपेसिटर अलाउ एसी करंट, मतलब कैपेसिटर क्या करेगा, एसी करंट को अलाउ करता है फ्लो करवाने, बट इट्स ब्लॉक डीसी, इसलिए कैपेसिटर को क्या लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। ये हो गया। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बनता है लहराने से रोकने के लिए, यानी पहला ही। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया है कि लेड एसिड बैटरी की सेल प्लेट में आंतरिक शॉर्ट, आंतरिक शॉर्ट होने पर क्या होता है, लेड एसिड सेल, लेड एसिड बैटरी की सेल। देखो बैटरी का मतलब होता है कि वन, वन या बोल सकते हैं टू या मोर देन टू, दो या दो से अधिक सेलों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है, बैटरी बन जाती है। अब इन सेलों के बीच में क्या है, दो प्लेट रहती हैं, प्लेट जो आंतरिक प्लेटें रहती हैं, जैसे कि एक लेड एसिड सेल में एक होती है पॉजिटिव प्लेट, दूसरी होती है नेगेटिव प्लेट। तो तुम जानते हो पॉजिटिव जो प्लेट बनी रहती है, पॉजिटिव जो प्लेट बनी रहती है वो PbO2 यानी
लेड पर ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड, और जो नेगेटिव प्लेट बनी रहती है वो बनी रहती है पीवी की। अगर ये दोनों प्लेटें आंतरिक शॉर्ट हो जाएं, यानी दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएं, तो क्या होगा? तो देखो ऑप्शंस दिए हैं क्या क्या, पहले इसे साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस, ऑप्शंस में क्या है, बैटरी बिना लोड जोड़े डिस्चार्ज हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट है, तो कंटिन्यू रासायनिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिस्चार्ज होकर वहाँ पर शॉर्ट हो जाती है, तो वोल्टेज जीरो हो जाता है, तो उसमें जितना भी स्टोर होगा वोल्टेज जीरो हो जाएगा। बैटरी चार्ज होने पर भी वोल्टेज नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, सही है, क्योंकि दोनों बैटरी, दोनों जो प्लेटें हैं वो शॉर्ट हो गई हैं। बैटरी पर्याप्त धारा तथा वोल्टेज नहीं देती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपरोक्त सभी, सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भी लेड एसिड बैटरी से जो क्वेश्चन आते हैं वो, और आगे मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा आपको। पहले आप इसको समझें, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन में पृथ्वी चालक का उपयोग, तो आप जानते हो कि अगर कोई भी ट्रांसमिशन, जैसे ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसमिशन साफ करते हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन हो गई, एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो गई। तो जब भी आप देखते हो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उसमें मेन जो चालक रहते हैं, जैसे कि थ्री फेज लाइन, लेकिन जो बेस है अपना, उसे थ्री फेज मान के चलते हैं। तो उसमें देखो थ्री तो फेज होते हैं, थ्री तो फेज रहेंगे, आर रेड, एक ब्लू रहेगा और एक येलो रहेगा, आर बाय बी, और नीचे जो रहता है वो रहेगा न्यूट्रल, और ऊपर जो रखते हैं वो रखते हैं अर्थ, अर्थ। तो आप देख रहे हो कि अर्थ का चालक जो है वो ऊपर रखा है, क्यों रखते हैं? क्योंकि जब भी कोई, जैसे कि आप जानते हो कि बिजली जो चमकती है, बादल में जो बिजली चमकती है, जब वो बिजली चमकती है तो क्या होता है, एक तड़ित चालक अपने उपकरण देखा होगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े सब स्टेशन और जितनी भी जो मॉल हैं वगैरह हैं, इन पे क्या तड़ित चालक लगाया जाता है, जिससे क्या होता है जो बिजली गिरे वो सीधे क्या है, पृथ्वी के थ्रू, यानी सीधे वो जो चालक है उसमें एक चालक लगा रहता है, उसके थ्रू वो प्लेट, उसमें एक प्लेट लगाते हैं, उसके थ्रू वो सीधे के बिजली, बिजली नहीं रहता वो, एक तरह ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मोर वोल्टेज या चार्ज, बहुत मात्रा में चार्ज रहता है, जिस जो चार्ज अगर किसी पेड़ पर, किसी बिल्डिंग पर गिर जाए तो वो क्या है, उससे भारी नुकसान होता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए, उसे बचाने के लिए क्या है, एक प्लेट के माध्यम से उसे उस बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है, जिससे क्या है वो सारा चार्ज पृथ्वी में चला जाए, जिससे क्या हो, एकदम वो डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि पृथ्वी हमारे जानते हैं कि जीरो पोटेंशियल चार्ज होता है, पृथ्वी में जितना भी चार्ज होता है वो सब जीरो हो जाता है। तो इसलिए अर्थिंग, उच्च वोल्टेज प्रेषण लाइन या कोई भी नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सभी में अर्थिंग चालक को ओनली टॉप पर रखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऑप्शंस में आंसर हो जाएगा, एक बार इसे साफ कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे लाइन चालक के ऊपर, लाइन चालक के नीचे, लाइन चालक के समान स्तर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आंसर पहला ही हो जाएगा, लाइन चालक के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ, एसी परिपथ के शक्ति गुणांक को परिभाषित इसके अनुपात द्वारा किया जाता है।
तो शक्ति गुणांक, आप शक्ति गुणांक जानते होंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर देखो, आप जानते हो कि एसी और डीसी दो सप्लाई होती हैं, तो एसी और डीसी में से एक जो एसी सप्लाई होती है उसी में पावर फैक्टर आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वोल्टेज और करंट दो एलिमेंट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आगे आने वाली वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब बेसिक जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रहती है उसमें बेसिक बेसिक क्या चीज़ें रहती हैं जो कि कंपलसरी आना चाहिए। जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका बेसिक कंपलसरी है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद धीरे 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 फिर आगे की ये सब्जेक्ट कवर होते जाते हैं, जिससे समझ में आने लगता है। तो एसी परिपथ में की जो सप्लाई होती है डी एसी डीसी, तो एसी में आप देखते हो जो वेव फॉर्म बनती है वो कुछ वोल्टेज और करंट के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच, जैसे कि यहाँ पे एक सब अपन ने एक वेव फॉर्म बनाई, जैसे बोलते हैं अपन साइनसोडल वेव फॉर्म, साइनसोडल वेव फॉर्म। अब इस साइनसोडल वेव फॉर्म में आप देखते हो कि जैसे कि ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है तो कोई करंट की वेव फॉर्म होगी। तो इसकी अगर ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं पे ख़त्म होती है, ऐसे बोल सकते हैं कि यहीं पे स्टार्ट हुई और यहीं पे ख़त्म हुई, तो यहाँ पे जो एंगल बना है इनके बीच वो एंगल क्या कहलाएगा, जीरो एंगल कहलाएगा। अगर इनके बीच कोई एंगल बनता है, जैसे कि यहाँ से कोई वेव फॉर्म है, वोल्टेज की यहाँ से स्टार्ट हुई और करंट की इधर से स्टार्ट हो गई, तो इनका वोल्ट कुछ कोई वेव फॉर्म बनी, इन दोनों के बीच कोई एंगल आया, तो कोसाइन एंगल ऑफ, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच बनने वाले कोसाइन एंगल को ही पावर फैक्टर कहते हैं। एक परिभाषा इसकी ये होती है। अब दूसरी इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या पूछ लिया, इसके ऑप्शंस देखते हैं कि इसमें रेशो क्या होता है। तो इसमें देखो रेशो आर अपॉन जेड, जेड अपॉन आर, बी अपॉन जेड, आई अपॉन आर, तो ये सभी प्रतिरोध और प्रतिबाधा से रिलेट करते हैं। तो इसमें आप देखते हो कि कॉस फाई बराबर आर अपॉन जेड, ये एक रिलेशन रहता है। इस रिलेशन को समझने के लिए देखो क्या होता है कि एसी कंपोनेंट के बारे में समझ में आना चाहिए। जैसे कि एसी कंपोनेंट में अपन देखते हैं कि इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर सी क्या होता है, इंडक्टर एल क्या होता है, जेड क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। इन सभी को समझने के बाद ये इनके बीच क्या एक ट्राइंगल थ्योरम रहती है, ट्राइंगल थ्योरम रहती है। उस थ्योरम को समझने के बाद एक कॉस फाई वहाँ से समझ में आ जाता है। इम्पीडेंस ट्राइंगल बोलते हैं जिसे प्रतिबाधा त्रिकोण। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आर अपन जेड। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी ऐसे पूछ लेता कि एसी परिपथ में शक्ति गुणांक को निम्न से परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन से ऐसे बन सकता था इस प्रकार से, आर अपॉन जेड की जगह यहाँ पे क्या आ जाता, इस तरीके से, एक मिनट रुको, इस तरीके से आ जाता, कॉस फाई बराबर एक्टिव अपॉन अपरेंट पावर, एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर, जिसे बोलते हैं वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। इन दोनों के अनुपात को भी पावर फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन इससे जनरेट हो सकता है, कॉस पाई बराबर के डब्ल्यू अपॉन के बी ए भी है, यूनिट के फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो ये से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा, देखो ऑप्शंस के हिसाब से,
तो यहाँ पे R/Z। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में गतिक प्रेरकत्व में अपनाया जाता है। डायनेमिक इंडक्टेंस इज अडॉप्टेड इन। डायनेमिक इंडक्टेंस आप जानते होंगे कि जो डायनेमिक इंडक्टेंस क्या होता है। तो आपने मशीन में पढ़ा होगा, मशीन जो सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ा होगा कि एक होता है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब एक स्थिर प्रकार से उत्पन्न विद्युत वाहक बल और दूसरा रहता है गतिज, किसी चीज को घुमाकर उसके द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल। तो आपने फैराडे के जो नियम होते हैं उसमें एक फैराडे ने जो नियम दिए हैं उसमें फर्स्ट नियम बताता है कि जब किसी कॉइल को किसी चुम्बक के बीच में घुमाया जाता है, स्थिर चुम्बक के बीच में घुमाया जाता है, या किसी कॉइल को घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें उस कॉइल में या उस चालक में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये क्या है, रिवर्स में दोनों तरह से बोल सकते हो, एक बार स्थिर में एक बार गतिज में। तो वहाँ पे जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा कहलाएगा, गतिज। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या बताया, मोटरों में, जनरेटरों में, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न। देखो मोटरों में जो उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल नहीं रहता। मोटर क्या है, मोटर में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो पहले से ही उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो उसमें विद्युत वाहक बल बना नहीं रहे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा है जनरेटर। तो जनरेटर के बारे में अभी बताता हूँ, पहले ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को देखते हो आप, ट्रांसफार्मर में क्या है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ रहता है, क्योंकि उसमें कोई चीज़ घूमने वाली नहीं रहती, तो उसमें ए नहीं होगा और उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। तो अगला अपना जो आंसर रहेगा उसमें है जनरेटर। जनरेटर मतलब तुम जानते हो जनरेटर में ई बराबर बी आई एल, या बी आई एल नहीं होता, बी एल वी रहता है, बी एल बी साइन थीटा। इस इक्वेशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एल क्या रहता है, चालक की लंबाई, बी क्या रहता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, वी क्या रहता है, वेलोसिटी, किस गति से घूम रहा है। तो और साइन थीटा क्या रहता है कि चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि यहाँ पे एक चुम्बक है, चुम्बक एन और एस, अब इसके बीच में कुछ लाइनें चुंबकीय तरंगें निकल रही हैं। तो इन तरंगों के बीच में जैसे कि एक चालक रखा है, ये चालक है, ये चालक है। अब ये घूमता हुआ दिखेगा तुम्हें, इसे रोटेट करोगे तो चुंबकीय, जैसे कि मैंने इसे मान लिया, ये जो थी इन दोनों में, इस चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण थीटा, ये साइन थीटा कहलाता है। तो इस प्रकार इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटरों में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। ओवर वोल्टेज से सुरक्षा, लिमिट करंट से सुरक्षा, शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा, सिंगल फेजिंग से सुरक्षा। तो यहाँ पे फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा के लिए। देखो फ्यूज मतलब क्या होता है, फ्यूज की जो रेटिंग आपने सुनी होगी वो हमेशा फ्यूज की रेटिंग जो किस में लेते हैं, एम्पियर में लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अपने आप ही ओवर वोल्टेज से सुरक्षा वो अपने आप ही हट जाता है। लिमिट करंट, करंट को लिमिट तो नहीं करता ना, तो आंतरिक मतलब जैसे ही कोई फॉल्ट होता है, एक मैक्सिमम करंट फ्लो होती है,
या एकदम ओवर वोल्टेज हो जाता है, तो वोल्टेज होने के कारण क्या हो जाता है, एकदम मैक्सिमम करंट फ्लो होगी उस एलिमेंट से, तो उसके कारण उसका क्या हो जाएगा, गलनांक, मतलब गलनांक इतना कम होता है कि वो गल जाता है, जो एलिमेंट रहता है फ्यूज में वो गल जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा परिपथ ब्रेक हो जाता है, यानी ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा। तो फ्यूज के बारे में देखो थोड़ा सा हम बताते हैं। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत सर्किट के ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए विद्युत सर्किट में लगाया जाता है। ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे पूछ सकता है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर देखो ओवर करंट ना देके हुए प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट करंट दे दिया। इसके आवश्यक घटक एक धातु का तार या पट्टी होती है। एक धातु की तार भी हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, या फिर टिन की हो सकती है, या लेड की हो सकती है, या जिंक की हो सकती है, या कॉपर की भी हो सकती है, पट्टी होती है, जो पिघलता है जब बहुत अधिक धारा इसके माध्यम से बहती है। तो इसके माध्यम से कोई धारा जाएगी तो उसे पिघल जाता है। इसमें क्या है, एक प्रिंसिपल लगता है जो कि जिसे बोलते हैं अपन तापीय प्रवाह। अगर जिसमें धारा प्रवाह होगी तो इसमें क्या है, ताप जनरेट होता है, ताप जनरेट होने के कारण वो गल जाता है। तो फ्यूज जो वायर रहता है जिसे मटेरियल बोलते हैं, फ्यूज वायर, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो ओमिक लॉस होना चाहिए। ओमिक लॉस क्या होता है, ओमिक लॉस आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल लॉस बोलते हैं, जैसे कि मशीन में बोल देते हैं कॉपर लॉस, उसी को ओमिक लॉस बोलते हैं। तो I²R यहाँ पे ये ओमिक लॉस होता है। जैसे I करंट रहेगा, R रेजिस्टेंस रहेगा उस वायर का, और T वहाँ पे उसका टेम्परेचर ना बोलते हुए समय रहेगा कि कितने समय के लिए वो फ्लो करवाया, तभी तो पता चलेगा ना अपन को कि यहाँ पे 2 सेकंड के लिए करंट फ्लो करवाते हैं इतने एम्पियर का, तो ये गल जाता है 3 सेकंड के लिए, तो उससे क्या है, उसके रेटिंग ओमिक लॉस के बारे में पता चलता है। और इसकी हाई कंडक्टिविटी रहती है, मतलब ये मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकें, यानी रेजिस्टेंस इसका लो से लो होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। वाट मीटर दर्शाता है, मतलब वाट मीटर क्या दर्शाता है, तात्क्षणिक शक्ति, औसत शक्ति, अधिकतम शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो वाट मीटर है वो एवरेज पावर को दर्शाता है, एवरेज पावर को। तो आपने देखा होगा कि वाट मीटर क्या होता है, वाट मीटर क्या है, जो पावर रहती है उस पावर को मेजर करता है। तो तुमने देखा होगा जैसे कि 2 वाट मीटर लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में 2 वाट मीटर लगा दिए मैंने यहाँ पे, एक मिनट, श्रेणी क्रम में 2 वाट मीटर लगा दिए। ये सर्किट हो गया, यहाँ पे लोड लगा देते हैं, W1 W2, ये 2 वाट मीटर लगा दिए। अब ये दोनों क्या करेंगे, इनकी जो पावर होगी वो एडिंग प्रॉपर्टी की रहेगी। तो टोटल पावर क्या होगी, P बराबर W1 प्लस W2। तो इस प्रकार से मेजर करते हैं। ऐसे ही अमीटर, वोल्ट मीटर जो भी रहते हैं, ऐसे पैरेलल में लगाओगे तब भी एडिंग प्रॉपर्टी रहती है, बस औसत शक्ति रहती है इसकी। औसत शक्ति का मतलब है कि इसमें तुम जानते हो जो वाट मीटर, देखो पावर, पावर क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो वाट यानी पावर, शक्ति तो कार्य करने की दर। अगर समय आ गया, जैसे कि आपसे मैंने बोला कि कोई व्यक्ति एक काम को 24 घंटे में, एक काम को 24 घंटे में करते हो, तो काम बटे समय लिखोगे, काम बटे समय लगो, तो उसका औसत एवरेज काम तुमने लगा दिया कि इतने में कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अपन मैक्सिमम मैक्सिमम शक्ति ना लेते हुए, ना तात्क्षणिक शक्ति लेते हुए, यहाँ पे क्या देखेंगे,
औसत पावर, क्योंकि पावर क्या रहती है, P बराबर कार्य अपॉन समय। ये मैकेनिकल पावर है, यानी यांत्रिक शक्ति है। जैसे इलेक्ट्रिकल में चेंज करोगे तो कार्य की वैल्यू रख दोगे, W बराबर ये अपना जो फॉर्मूला होता है एक, W बराबर V इंटू Q, इसमें पुट कर दोगे, फिर यहाँ पे समय रख दोगे T, तो Q बराबर रख दोगे IT, Q बराबर IT, तो यहाँ से सारी वैल्यू रख दोगे, तो P बराबर V इंटू Q बराबर IT अपॉन I T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, P बराबर VI बचेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना औसत शक्ति। ऐसे ही कभी तुमसे पूछ लिया कि अमीटर क्या दर्शाता है, वोल्ट मीटर क्या दर्शाता है, और जितने भी मीटर रहते हैं ज़्यादातर RMS वैल्यू मापते हैं, मतलब RMS वैल्यू को दर्शाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा औसत शक्ति। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इन स्टार कनेक्शन द फेज करंट हिज डेट एज द लाइन करंट। स्टार कनेक्शन में फेज करंट कॉमा लाइन करंट का डेड डैश होता है। तो आप जानते हो कि पॉलीफेज जो रहता है, पॉलीफेज सर्किट में आप पढ़ते हो स्टार और डेल्टा कनेक्शन। तो कुछ बेसिक पॉइंट है यहाँ पर, देखो ऑप्शंस दिए हैं 0.505 गुना, 0.707 गुना, समान, बराबर या विपरीत। तो जिसको आता होगा, इसमें क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना रहता है, कुछ फॉर्मूलेस रहते हैं उनको याद रखना पड़ता है। तो आपको आता होगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो कुछ बेसिक मैं पॉइंट बताता हूँ आपको स्टार और डेल्टा में कन्वर्जन के। स्टार और डेल्टा, डेल्टा, तो देखो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहेगा एक मिनट, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मोबाइल में कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। अगली बार और अच्छा करने की, कंप्यूटर लाने की सोचेंगे। तो इसमें देखो VL इक्वल टू लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, और IL इक्वल टू I फेज, और यहाँ पर डेल्टा में क्या होता है, VL इक्वल टू V फेज, और IL इक्वल टू √3 इंटू I फेज। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि स्टार कनेक्शन में हमेशा लाइन जो वोल्टेज है वो √3 गुना रहता है फेज वोल्टेज के, और जो लाइन करंट है वो फेज करंट के बराबर रहता है। डेल्टा में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर रहता है। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाता है कि इसमें लाइन करंट है वो फेज करंट के √3 गुना के बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समान। इसका आंसर कोई कठिन नहीं था, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, समान, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, लाइन करंट और फेज करंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है
यदि 230 वोल्ट की 3 फेज मोटर में स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग को डेल्टा में जोड़ दिया जाए और 415 वोल्ट की सप्लाई दी जाए तो क्या होगा। अब तुम जानते हो कि अगर 230 वोल्टेज की 3 फेज कोई मोटर है और स्टार कनेक्शन में स्टार वाइंडिंग में वो डेल्टा में जोड़ दें तो पहले से देखो, पहले तो क्या है, फेज वोल्टेज क्या है इसका, बी फेज इक्वल टू 230 वोल्ट। फिर क्या बोल रहा है, स्टार कनेक्शन में, तो स्टार कनेक्शन में आप जानते हो, अभी देखा है अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में कि बी फेज इक्वल टू BL अपॉन √3, ये स्टार कनेक्शन में होता है। अब इसको क्या बोल रहा है, वो डेल्टा में जोड़ दिया जाए, तो डेल्टा में जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे BL बराबर बी फेज हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि अगर इसे 415 वोल्ट दे दिया जाए, क्या बोल रहा है, 415 वोल्ट दे दिया जाए, तो यानी वोल्टेज सीधा सीधा दुगना कर रहा है, थोड़ा सा कम है उससे, पर सीधा सीधा दुगने के बराबर कर रहा है। तो क्या होगा मोटर, अब देखो इसमें ऑप्शंस में क्या दिया है, मोटर सामान्य रूप से चलेगी, नहीं चलेगा। मोटर झटके के साथ स्टार्ट होगी, नहीं। मोटर स्टार्ट नहीं होगी, मोटर की बाइंडिंग जल जाएगी। तो देखो तुम उसे अगर डबल वोल्टेज देते हो तो क्या हो जाएगी, मोटर की बाइंडिंग जल जाएगी नॉर्मली, क्योंकि उसे एक तो क्या कर दिया है, पैसे फेज वोल्टेज, अब वो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों बराबर हो गए डेल्टा में, और वोल्टेज भी दोगुना कर दिया है, तो इससे मोटर की बाइंडिंग जल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में श्रेष्ठ संरक्षक उपकरण है, जहाँ तक कि HRC फ्यूज और रिले। तो देखो HRC जो फ्यूज रहता है सर्किट ब्रेकर, क्या रहता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी रहती है इसकी, मतलब इतनी कम से कम करंट को जल्दी से जल्दी कैप्चर करके उस सर्किट को ब्रेक करना, ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है। इसमें क्या यूज होते हैं, मतलब कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, तो इसमें दो प्रिंसिपल पे ये काम करता है, एक तो थर्मली और एक मैग्नेटिकली, तो दोनों चीज़ों पे काम करता है। पर इसमें क्या दिया है, श्रेष्ठ संरक्षक उपकरण कौन सा है, यानी रिले भी दी है, तो रिले की तुलना, तो देखो रिले क्या होती है, रिले क्या बताती है, ओनली सेंस करती है किसी भी, जैसे कि मैंने बना दिया यहाँ पे कि इतने एम्पियर की, यानी 5 एम्पियर की करंट से अगर 6 कुछ ज़्यादा एम्पियर की करंट फ्लो होती है, तो ये सेंस करके उस जो एलिमेंट है, जैसे कि सर्किट ब्रेकर लगा होगा या वहाँ पर कोई मैग्नेटिकली रिले लगी होगी, उसको सेंस करके तुरंत बताएगी और उसे ब्रेक करेगी। तो यहाँ पे जो उपकरण है वो श्रेष्ठ कौन सा होगा, यहाँ पे सर्किट HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर रहेगा, क्योंकि ये दोनों प्रिंसिपल पर काम करता है, तापीय और विद्युतीय चुंबकीय प्रतिफलों की बात है, तब उसके लिए ये परफेक्ट रहता है। तो आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिलेटिव गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में तथा ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तथा एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकूं। अब फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी ये बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ ऐसी वीडियो के रेगुलर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पहली वीडियो है दोस्तों,
तो आप ये बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। आपको मैं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो बनाई है मैंने, जो वीडियो मेरी मोबाइल से है। अगर मेरे पास सुविधा है अभी, मैं आपको लैपटॉप के द्वारा बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।